स्वागत आपका आज की इस क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया और अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम, और उसमें हमने पिछली क्लास तक जो बात की थी वह की थी श्वसन के बारे में, और हमने श्वसन की क्रिया को क्या कर लिया था, पूरा कर लिया था। ग्लूकोज के विभिन्न पथ पढ़े थे कि किस प्रकार से ग्लूकोज के विखंडन के द्वारा हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। आज हम CO2 और ऑक्सीजन के परिवहन के बारे में बात करेंगे और कुछ बेसिक जानकारी पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। आपने पिछली क्लासों में ये जाना है और मैंने आपसे कहा भी था कि किस प्रकार से हमारे द्वारा जो ग्रहण की गई वायु है वह वायु कूपिकाओं तक आई, और वायु कूपिकाओं तक आने के पश्चात किस प्रकार से उसे रक्त के द्वारा विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दिया गया। लेकिन हमारे मन में एक डाउट था कि किस प्रकार से रक्त के द्वारा इस ऑक्सीजन को विभिन्न कोशिकाओं तक ट्रांसफर किया जा रहा है और किस प्रकार से विभिन्न क्रियाओं से जो हमें CO2 प्राप्त हो रही है उसे हमारे शरीर से बाहर निकाला जा रहा है। तो क्या होता है मेरे बच्चों, आपका जो ब्लड है, इस ब्लड यानी कि आपके इस रक्त में एक श्वसन, ब्लड में आप जानते हैं क्या पाई जाती है, RBC पाई जाती है, यानी कि लाल रक्त कणिका पाई जाती है। और इस RBC में क्या होता है, इस RBC में आपका पाया जाता है श्वसन वर्णक, जिसका नाम क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो याद रखिएगा, देखो छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वहां पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि श्वसन वर्णक क्या है, हीमोग्लोबिन है, कहां पाया जा रहा है, मेनली RBC में पाया जा रहा है। तो ये क्या है, आपका हीमोग्लोबिन है। और याद रखना, इस हीमोग्लोबिन के कारण ही जो हमारा ब्लड होता है, उस ब्लड का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल। तो ये श्वसन वर्णक भी है जो क्या करेगा, इन गैसों के परिवहन में सहायता करेगा। दूसरा, इसी के कारण क्या है, आपके रक्त का जो रंग लाल होता है वो इसी के कारण पाया जाता है। अब सवाल यह है कि आखिरकार ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर में किस प्रकार से परिवहन होता है। तो ये क्या करता है, मैं सबसे पहले बात करूंगा यहां पर O2 के परिवहन की। हम सबसे पहले O2 का परिवहन पढ़ेंगे। और क्या होता है बच्चों कि आपका जो ये हीमोग्लोबिन है, यह हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ उच्च बंधुता रखता है और यह 4 ऑक्सीजन के अणुओं से क्या करता है, क्रिया, और क्रिया करके क्या बनाता है, यह बना लेता है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक का क्या करता है, निर्माण। तो ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होगा कि हमारे रक्त में पाए जाने वाला जो क्या है, हीमोग्लोबिन है, यह 4 ऑक्सीजन के अणुओं से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक का निर्माण करता है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक जो यौगिक है, इसे रक्त के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाएगा, और विभिन्न कोशिकाओं में जाकर के यह यौगिक जो है वह टूट जाएगा, जिससे ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगी और हीमोग्लोबिन दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इस प्रकार से ऑक्सीजन हमारी विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचा दी जाएगी। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन की बात करूं तो क्या होता है कि किस प्रकार से आखिरकार इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन होता है बच्चों। तो क्या होता है, सुनिएगा कि लगभग जो 23% क्या है, CO2 है। 23% CO2 का जो परिवहन है वह होता है आपका कार्मिनो ग्लोबिन के रूप में, या आप हीमोग्लोबिन भी कह सकते हैं। तो आपका जो 23% क्या है, CO2 का जो परिवहन है वह क्या होता है, कार्बिनो हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। और आप इसको कार्बिनो यहां पर आप हीमो भी लगा सकते हैं, HV हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। और लगभग 70% क्या है, CO2 है, वह आपके HCO3- मतलब नाम क्या है इसका, बाई कार्बोनेट आयन। क्या कहा, एक बार दोबारा सुनिएगा, मैंने आपसे कहा कि 23% जो CO2 है, इस CO2 का जो परिवहन है बच्चों वो तो होता है कार्बिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, और 70% का जो होता है वो क्या होता है, बाई कार्बोनेट आयन के रूप में होता है। लेकिन ये CO2 क्या होती है, ये CO2
हमारे इस रक्त में पाई जाने वाली किस्में प्लाज्मा में कैसी होती है बच्चों, प्लाज्मा, और जल में कैसी होती है, विलेय होती है। इसलिए इस विलेयशील अवस्था में ही इस CO2 का परिवहन जो है वह हमारे रक्त के माध्यम से होता है। तो 23% का तो ऐसे हो गया, 70% का ऐसे हुआ, और यह जो CO2 है यह क्या होती है, प्लाज्मा और जल में घुलनशील है। इसलिए सामान्य क्या पाई जा रही है, इस प्लाज्मा हमारे रक्त में पाया जाता है, तो इस प्लाज्मा में घुलनशील होने के कारण इस घुलनशील या इस विलेय अवस्था में ही इस CO2 का क्या होता है बच्चों, परिवहन होता है। हमारी यदि मैं कक्षा 10 की बुक की बात करूं तो कक्षा 10 की बुक में तो बस यही बात दी गई है कि प्लाज्मा में क्या होती है, घुलनशील होती है, जिसके आधार पर क्या होता है, इसका परिवहन होता है। तो ये रही आपकी इसकी प्रक्रिया, ऑक्सीजन और CO2 के परिवहन की प्रक्रिया। यहां पर आपके श्वसन से रिलेटेड क्वेश्चन भी समाप्त हो जाते हैं। अगले टॉपिक की आपने 2 भाग पढ़ लिए, एक पढ़ लिया आपने पाचन, एक पढ़ लिया आपने श्वसन। अब हम बात करेंगे परिसंचरण तंत्र या वहन प्रणाली के बारे में। तो चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अब हम बात करते हैं परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। क्या है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, समझना। देखो हमने क्या पढ़ा है कि विभिन्न क्रियाओं को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए हमारे सहायता कौन कर रहा है, आपका रक्त कर रहा है। अब आखिरकार रक्त जो है परिसंचरण तंत्र का ही क्या हुआ, एक भाग हुआ। तो परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से भाग आने चाहिए, तो विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए किसकी सहायता की जा रही है, रक्त की। तो पहला घटक तो आपका क्या हो गया, इस परिसंचरण तंत्र का कौन हो गया बच्चों, रक्त हो गया। ये इसका क्या है, पहला घटक है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि परिसंचरण तंत्र के कौन कौन से घटक पाए जाते हैं, बताइए। तो पहला घटक आपने पाया, कौन सा हो गया आपका पहला घटक, वह कौन सा हो गया बच्चों, रक्त। अब यदि मैं बात करूं कौन से घटक की आपसे, इस दूसरे घटक के बारे में, तो इसका दूसरा जो घटक होगा वह कौन सा हो जाएगा बच्चों, इसका दूसरा घटक कौन सा हो जाएगा आपका, हृदय। ये कौन सा घटक है इसका, दूसरा। और तीसरे यदि मैं घटक की बात करूं तो वो कौन सा घटक हो जाएगा आपका, रक्त वाहिकाएं, यानी विभिन्न वाहिकाएं जो इस रक्त को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो अब मैं सबसे पहले थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बच्चों पर बात करते हैं किसके बारे में, रक्त के बारे में, कि आखिर रक्त क्या है। तो यदि मैं बात करूं तो रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन ये भी पूछ लेता, मान लीजिए आपको कह दिया जाए तीनों घटक क्या हैं, वर्णन कीजिए, तो आपको थोड़ा बहुत तो इसके बारे में पता होना चाहिए। हमें वर्णन नहीं पता होगा घटकों के बारे में तो समस्या उत्पन्न हो जाती है। और भी थोड़ी थोड़ी जानकारी पता ही होनी चाहिए। तो पहली बात तो क्या, एक क्या है, ये तरल संयोजी ऊतक है। दूसरी यदि बात करूं बच्चों तो आप जानते हैं इसका जो पीएच मान होता है, किसका, ब्लड का। इस ब्लड का जो पीएच मान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कितना होता है भैया, 7.4। ये क्या है, इसका पीएच मान है 7.4। किसका पाया जाता है, रक्त का पाया जाता है। रक्त क्या है कि बफर विलयन है, बफर सॉल्यूशन है। क्या मतलब होता है बफर सॉल्यूशन का, कि हम सामान्यतः अम्लीय और क्षारीय दोनों ही प्रकृति के पदार्थ खाते हैं, लेकिन आप देखते हो कि रक्त का जो पीएच है उसमें सामान्यतः परिवर्तन बहुत कम होगा, या नगण्य कह सकते हैं आप। इसलिए हमने इसका नाम कर दिया कि यह क्या है, आपका बफर सॉल्यूशन है। कौन, रक्त। पीएच मान कितनी है बच्चों, 7.4। अब इस परिसंचरण तंत्र के बारे में जो सबसे पहले सर्वप्रथम जो अध्ययन किया था, किसका, इस परिसंचरण प्रणाली का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाला जो वैज्ञानिक था बच्चों, वह था आपके विलियम हार्वे। कि भैया एक वैज्ञानिक हो जाए, वो नाम का विलियम हार्वे। और यह विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने क्या करी, खोज करी, काय की, सबसे पहले अध्ययन करो काय को, परिसंचरण तंत्र को। तो परिसंचरण तंत्र को सबसे पहले अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक कौन हो, विलियम हार्वे। अब क्या होता है, ये रक्त जो है आपका, वह रक्त 2 भागों से मिलकर के बना हुआ है। रक्त कितने भागों से मिलकर बना हुआ है बच्चों, 2 भागों से। पहला तो है आपका प्लाज्मा, जो रक्त को बनाने का काम कर रही है, और दूसरा हो गई आपकी रक्त कणिकाएं। ठीक है भैया मेरे, तो कितने भाग हो गए हैं आपके, 2 भाग हो गए हैं।
रक्त जो कितने भागों से मिलकर बना हुआ है? 2 भागों से। पहला तो कौन हो गया? प्लाज्मा, और दूसरा कौन हो गई? रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा आपके ब्लड का कितना प्रतिशत भाग बनाती है भैया मेरे? 55। और रक्त कणिका कितना प्रतिशत भाग बनाती है भैया? 45। तो प्लाज्मा तो बनाती है 55% भाग, रक्त कणिकाएं कितना बनाती हैं? 45% भाग। और आपका जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो है बच्चों, वह एक हल्का पीला क्षारीय क्या है? तरल पदार्थ है। हल्का पीले रंग का क्या है? एक क्षारीय तरल पदार्थ है। कौन? आपका यह प्लाज्मा, जिसमें लगभग 92% क्या पाया जाता है बच्चों? जल। 92% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और 8% क्या पाए जाते हैं? आपके कार्बनिक या पाए जाते हैं बच्चों अकार्बनिक पदार्थ। तो 92% तो क्या हो गया? 90 से 92% हो गया जल, 8% हो गए कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। किसमें? आपके ब्लड में। और ब्लड में भी इस कार्बनिक पदार्थ के तौर पर जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा में मुख्यतः क्या पाई जा रही है? 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जा रही है मेरे नन्हे मुन्नो बच्चों। और पहली प्रोटीन कौन सी है? फाइब्रिनोजन। और ये फाइब्रिनोजन बच्चों कर क्या रही है? यह कर रही है रक्त का थक्का बनाने का कार्य। तो रक्त का जो थक्का है, इस रक्त के थक्के बनाने का कार्य कौन करती है? आपकी यह फाइब्रिनोजन प्रोटीन करती। दूसरा बच्चों जो प्रोटीन पाई जा रही है, यह दूसरी प्रोटीन है एल्बुमिन। यह मेरे नन्हे मुन्नो बनाती है क्या? शरीर के परासरण दाब को बनाए रखती है। तो ज्यादा लोड नहीं लेना दिमाग पर कि बहुत ज्यादा प्रेशर ले लो और शरीर क्या हो रहा है। मैंने नॉर्मल जानकारी बता रहा हूं आपको, है ना। आप विलियम हार्वे नहीं भी याद होगा तब भी कोई बात नहीं है। यह तो आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ ही चुके हैं, अम्ल क्षार में। तो इसको तो याद करना बहुत टफ नहीं होगा आपके लिए। ये थोड़ी जानकारियां हैं कि क्षारीय तरल होता है, पीले रंग का होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उसमें भी मेनली क्या पाई जा रही है? प्रोटीन। काम याद हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसका याद रख लीजिएगा। रक्त के थक्के जमाने में क्या कर रही है? सहायता कर रही है। कौन? फाइब्रिनोजन। लंबी प्रोसेस है, ऐसी केवल इतना से नहीं हो जाएगा कि भाई नॉर्मली मैंने आपको बता दिया रक्त का थक्का जम गया। हम 11th 12th में पढ़ेंगे अच्छे ढंग से किस प्रकार से रक्त का थक्का जमता है। यहां पर बस इतना याद रख लीजिएगा, सहायता करती है कौन सी प्रोटीन? आपकी फाइब्रिनोजन प्रोटीन। यह एल्बुमिन जो प्रोटीन है प्राशन दाब बनाती है। और एक और पाई जाती है ग्लोबुलिन। यह जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है बच्चों, यह आपकी क्या करती है? प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य करती है। यानी शरीर की बॉडी जो है, आप जो बॉडी है सॉरी, उस बॉडी को क्या करती है? प्रतिरक्षा प्रदान करने का क्या करती है? कार्य करती है। कौन? आपकी ग्लोबुलिन प्रोटीन। अब यदि बात करूं बच्चों रक्त कणिकाओं की, तो आपकी जो रक्त कणिका है जो 45% भाग बना रही हैं, आप अच्छे ढंग से जानते हैं कितने पाई जाती हैं? 3। एक कौन सी होती है आपकी बच्चों? आरबीसी, जिन्हें अपन क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिका। और इस लाल रक्त कणिका में ही हमारा श्वसन वर्णक क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जिसके कारण आपके रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। दूसरी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? डब्ल्यूबीसी। और तीसरी क्या होती है? ब्लड प्लेटलेट्स। ये ब्लड प्लेटलेट्स ही हैं जो रक्त का थक्का बनाती है। और इस रक्त के थक्के बनाने में कौन सी प्रोटीन सहायता कर रही है? आपकी फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट सबसे अधिक कौन पाई जा रही है? आपकी आरबीसी पाई जाती है। तो ये सामान्य जानकारी है किसके बारे में? आपके इस परिसंचरण तंत्र में, मेनली किसके बारे में? रक्त के बारे में। इसके बाद आप जानते हैं दूसरा भाग क्या आता है? हमारा हृदय। और हृदय क्या है बच्चों? हृदय करता है पंपिंग का कार्य। याद रखना, रक्त को शुद्ध करने का काम हृदय नहीं करता। हृदय का काम केवल एक ही है, वो काम क्या है? पंपिंग करना। क्या करना बच्चों? पंपिंग। तो यह क्या करता है? पंपिंग का कार्य करेगा। किसकी पंपिंग का? रक्त की पंपिंग का कार्य। रक्त को विभिन्न भागों तक, यानी फेफड़ों तक, और फिर फेफड़ों से वापस विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। पंपिंग का कार्य करेगा आपका हृदय। और तीसरा जो है आपकी कौन? रक्त वाहिकाएं। यहां पर अपन पढ़ेंगे धमनी और सिरा, जो सामान्यतः विभिन्न कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त को हृदय तक
और शुद्ध रक्त को वापस हृदय से विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करेंगी। तो ये आपके क्या थे, 3 भाग हैं। अब हम कल बात करेंगे हृदय की संरचना के बारे में और हृदय की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास में आपका यह जो हृदय वाला टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा और लास्ट 1-2 क्लासेस और लगेंगी। 1-2 क्लास के पश्चात हम यहाँ पर इस जैव प्रक्रम वाले चैप्टर को पूरा कर लेंगे। से हंसते रहिए, दूसरों को भी हंसाइए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।